जब हर तरफ अलार्म बज रहे हों, दुश्मन देश ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है और आपको ये फैसला लेना हो कि आप भी क्या न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे या नहीं, वो भी तब जबकि ये बात कंफर्म नहीं हो रही है कि हमले की बात पूरी तरह से सच भी है या नहीं। इस तरह से दुनिया कई बार न्यूक्लियर वॉर और धरती के विनाश के करीब आई है और आज ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। स्वेज कैनाल आज ग्लोबल ट्रेड रूट्स में खास अहमियत रखती है, क्योंकि अगर ये न हो तो यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप आने जाने वाली शिप को अफ्रीका से घूमकर एशिया में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन इजिप्ट की स्वेज कैनाल उन्हें एक शॉर्टकट देती है। ये कैनाल एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई थी जिसमें यूके और फ्रांस के लोगों के भी शेयर थे, लेकिन लेट 50 में इजिप्ट की गवर्नमेंट को लगा कि ये कैनाल उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतनी जरूरी है कि इसे प्राइवेट कंपनीज या दूसरे देशों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, और उन्होंने इसे नेशनलाइज कर दिया, जिससे जाहिर है कि यूके और फ्रांस चिढ़ गए, जिससे उन्होंने प्लान बनाया कि वे स्वेज कैनाल को इन्वेड करके उसका कंट्रोल ले लेंगे। प्लान ये था कि सबसे पहले वो इजराइल से हमला करने के लिए कहेंगे और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह वहां पर एंटर करके कैनाल का कंट्रोल ले लेंगे। इसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन फिर इस क्राइसिस में बाकी कंट्रीज भी कूद पड़ी, जिनमें से एक थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने इजिप्ट की साइड ली और साथ ही यूके और फ्रांस को न्यूक्लियर बम की धमकी दे डाली। अब 5 नवंबर 1956 के दिन NAADC यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को 4 अलग अलग रिपोर्ट्स मिलती हैं। पहली रिपोर्ट में यह था कि सोवियत मिग फाइटर सीरिया के आसपास घूमता हुआ पाया गया है। दूसरी खबर यह थी कि ब्रिटिश बॉम्बर प्लेन क्रैश कर चुका है। तीसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि सोवियत नेवी की ब्लैक सी फ्लीट अचानक से एक्टिव पाई गई है, और चौथी रिपोर्ट में यह था कि टर्की में एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट देखा गया है। स्वेज क्राइसिस के टाइम पर इन 4 रिपोर्ट का एक साथ आना बड़ी चिंता की बात थी, जिस वजह से NAADC को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और सभी न्यूक्लियर वेपन एक्टिव करके रखने के आदेश भी दिए जाते हैं। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा दिखाई दे तो शायद वो हमला ही कर देती, लेकिन उससे पहले ही NAADC के ऑफिसर ने इन रिपोर्ट की दोबारा से स्टडी की और उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि वो कितने गलत थे। जो मिग फाइटर उन्हें सीरिया के ऊपर से दिखाई दे रहे थे, वो एक मिलिट्री एस्कॉर्ट प्लेन था जो सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ चल रहा था, जिन्होंने अभी मॉस्को की यात्रा की थी। जो ब्रिटिश बॉम्बर जेट क्रैश हुआ था वो अपनी ही टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्रैश हुआ। जो ब्लैक सी फ्लीट थी वो इसलिए एक्टिव थी क्योंकि वो अपनी शेड्यूल ड्रिल कर रही थी, जो पहले से ही तय होती है, और वो अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट जो टर्की में देखा गया, वो तो बाद में पता चला कि सिर्फ बर्ड्स का एक ग्रुप था। बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन US सॉइल। वैसे तो हम सबको पता है कि सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जिस पर आज तक न्यूक्लियर बम गिरा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं, क्योंकि 11 मार्च 1958 के दिन अमेरिका के ऊपर भी एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था। तो हुआ यूं कि इस दिन एक बोइंग B-47 बॉम्बर प्लेन एक न्यूक्लियर वेपन को लेकर जॉर्जिया से उड़ान भरता है और उसे इवेंचुअली यूके पहुंचना होता है। एयरफोर्स कैप्टन ब्रूस कुल्का, जो कि नेविगेटर और बॉम्ब एक्सपर्ट थे, उन्हें बॉम्ब बे एरिया में बुलाया जाता है, क्योंकि कैप्टन अर्ल कोहलर, जो एयरक्राफ्ट के कैप्टन भी थे, उन्हें कॉकपिट में एक फॉल्ट लाइन जली हुई मिलती है, जिसका मतलब था कि बॉम्ब के हार्नेस की लॉक पिन सही से नहीं लगी है। कैप्टन ब्रूस बॉम्ब को इंस्पेक्ट करते हुए गलती से पिन खींच देते हैं। ये इमरजेंसी रिलीज पिन थी, जिसके बाद वो मार्क 6 न्यूक्लियर बम पहले एयरक्राफ्ट के बॉम्ब बे में जाता है। फिर उसके वेट के कारण बे के दरवाजे खुलते हैं और ये बॉम्ब 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। अच्छी बात यह थी कि बॉम्ब की फेसल न्यूक्लियर कोर को अलग कर दिया गया था, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर यह एक 70 फीट चौड़ा और 35 फीट गहरा क्रेटर बना देता है, जिससे कि करीब 6 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये सभी लोग एक फैमिली के ही थे। जिसके बाद US एयरफोर्स के ऊपर केस चलता है और उन्हें उस वक्त $54,000 का मुआवजा देना पड़ता है, जो आज के समय में करीब 5.4 लाख डॉलर्स के बराबर है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हमारी अगली कहानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान की है। थोड़ा सा अगर हम इसका बैकग्राउंड जानना चाहें तो क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो एंड चे गुवेरा ने एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन के जरिए कम्युनिस्ट सरकार बना ली थी, जो आज भी कायम है, लेकिन अमेरिका को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस वजह से वो एक बार क्यूबा को इन्वेड करने की कोशिश कर चुके थे। अपने ऊपर खतरा देखकर फिडेल कास्ट्रो ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी और सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा में स्टेशन कर दिया था, ताकि अमेरिका क्यूबा पर हमला करने की न सोचे। लेकिन अब ये वेपन उनके इतने पास आ गए थे कि अमेरिका की एंग्जाइटी चरम पर थी और इस वक्त तो पूरी दुनिया घबराई हुई थी कि दोनों देश कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू न कर दें। दोनों तरफ के सोल्जर्स को आदेश था कि अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा।
ऐसे में 25 अक्टूबर 1962 की रात को एक यूएस बेस के अंदर एक गार्ड पहरा देते हुए किसी को दीवार फांदते हुए नोटिस करता है। अंधेरा होने के कारण वो उसे सही से देख नहीं पाता, लेकिन वो उसकी तरफ फायर करना शुरू कर देता है और साथ ही अलार्म भी रिंग करता है, जिससे पता चल जाए कि बेस में कोई घुसपैठ या आधमका है। यहाँ पर सिस्टम ये था कि बेस में अलार्म बजता है तो सभी आसपास के बेस में भी अलार्म बजने लगता है। और फिर एक बेस ऐसा था जिसका अलार्म सिस्टम खराब था, जिस वजह से वहाँ पर एक दूसरा अलार्म बज गया, जिसका मतलब है न्यूक्लियर हमला हो चुका है। आदेश थे कि ऐसी सिचुएशन में तुरंत फाइटर प्लेन में न्यूक्लियर बॉम्ब लोड करके पायलट्स को रवाना होना है और सभी उन तैयारियों में जुट जाते हैं। इस टेंशन भरे माहौल में बेस कमांडो ने एक बार फिर उस बेस पर फोन करने की सोची जहां से अलार्म इनिशिएट हुआ था। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर गलत अलार्म बज गया है। जो घुसपैठिया वहां घुसा था वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भालू था। ऐसे में प्लेन को रोकने के लिए उन्हें जल्दी से रनवे पर एक ट्रक भेजना था, जो अपनी हेडलाइट फ्लैश करके प्लेन को सिग्नल देता है कि सब कुछ ठीक है, और तब जाकर सबकी सांस में सांस आती है। सोवियत सबमरीन्स। हमारी अगली घटना इसी घटना के 2 दिन बाद की है, यानी कि 27 अक्टूबर 1962 की। लेकिन इस समय यह प्रेशर सोवियत के ऊपर था। सोवियत के 3 सबमरीन क्यूबा के आसपास घूम रही थी। तब उन्हें नोटिस किया गया कि यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर भी वहां से गुजर रहे हैं। ऐसे में वो सबमरीन पानी के नीचे काफी गहराई में चली गई हैं और कुछ दिनों तक वहीं थीं। ये इतने नीचे थी कि वो इस समय मॉस्को से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब एक यूएस शिप को सबमरीन का पता चल जाता है और 2 वार्निंग ड्रॉप को सबमरीन की दोनों साइड छोड़ देते हैं। ये ड्रॉप बस छोटे से एक्सप्लोजिव होते हैं जो कि दुश्मन को वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माहौल को देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अपने चरम पर है। सभी को पता है कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है और इन सबमरीन में मौजूद लोगों ने पिछले कई दिनों से बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखा हुआ है। ऐसे में उन्हें ये लगना शुरू हो गया कि शायद वॉर शुरू हो चुकी है। अब इन सबमरीन के पास भी कम हथियार नहीं थे। इन सबमरीन में 10 किलो टन का एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो भी रखा गया था। इस टॉर्पीडो को फायर करने का डिसीजन सबमरीन के क्रू के पास ही था, लेकिन रूल्स के मुताबिक ये फायर करने के लिए 3 लोगों को अग्री करना जरूरी था। सबमरीन कमांडो ने फायर के लिए हाँ कर दी। सबमरीन में मौजूद पॉलिटिकल ऑफिसर ने भी हमले के लिए हाँ कर दी। लेकिन इन दिनों सबमरीन के चीफ ऑफ फ्लीट वासिली एक्रिपोव अब भी दुविधा में थे। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर उन्होंने फायर नहीं किया और सचमुच कोई वॉर बाहर चल रही है तो न सिर्फ वो अपने क्रू को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि साथ ही अपने देश को भी। वैसिली इसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं और तभी उन्हें ये बात स्ट्राइक करती है कि जो 2 बॉम्ब अभी तक गिरे हैं वो शिप के 2 अपोजिट एंड पर गिरे हैं, जिससे कि वो ये समझने में कामयाब हो पाए कि ये जरूर वार्निंग शॉट्स रहे होंगे। वासिली ने खुद के एनालिटिक्स को ट्रस्ट किया और फायर करने से मना कर दिया। इस तरह से एक न्यूक्लियर वॉर होने से रुक गया। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पहली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद से अभी तक ऐसी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 22 घटनाएं हैं, जबकि दुनिया इसी तरह न्यूक्लियर वॉर के करीब आ गई थी। और ये हमारा लक ही है जिसने हर बार हमें कहीं न कहीं से बचा ही लिया। धन्यवाद।